हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशन एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास इन केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के हम काफ़ी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं पहले ही। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, खास तौर पर चैप्टर नंबर 5 को, तो आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का लफ्ज बार बार मेरे जुबान से सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको ये एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बार बार इस टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया और इसको समझाया भी है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से इस टॉपिक को केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको बीच में बिल्कुल भी बोरियत ना हो और आप आराम सुकून से इसको पढ़ते जाएं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ने से पहले ना एक काम करते हैं, हम जो पिछले लेक्चर्स के अंदर एक डायग्राम देखते आए थे, ये वाली देखें, गन इस पे मचा हुआ है, इसका मतलब है इसको हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इस डायग्राम को एक बार आप अच्छे से याद कर लें। अच्छा, याद क्या करना है इसमें? इसमें आप ये देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है एंडो, ये लफ्ज लिखा हुआ है एक्सो। एक्सो से आपने याद करना है, एक्सो से एक लफ्ज निकला, इसका नाम है एग्जिट। एक्सो से एग्जिट, ठीक है। और एंडो से एंटर, ये लफ्ज याद रखेंगे, एक्सो से एग्जिट, एंडो से एंटर, ठीक है। जब हम बात करेंगे ना कि हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, तो वो होगा एंडोथर्मिक। जब हम कहेंगे कि एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, तो वो होगा एग्जिट हो रही है, बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो उसको हम कह देंगे एक्सोथर्मिक। ये बातें दोनों याद कर लेनी है आपने। जब ये बातें याद करेंगे, इस डायग्राम को अपने ज़हन में बिठा लेंगे, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा ये टॉपिक समझने के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पेन्ड विथ आइदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि अगर हम एक केटल के अंदर पानी रखा है और उस पानी के नीचे हम आग लगा दें, अब वो पानी क्या करेगा? पानी हीट अप होना शुरू होगा। जब पानी हीट अप होगा तो वो जो लिक्विड है वो अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, स्टीम में अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनी, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुई है। या फिर आप ये समझ लिया कि हमने फ्रीजर के अंदर से बर्फ निकाली और निकाल के उसको बाहर रख दिया। जब उसको हम बाहर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो मेल्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड से अपने आप को कन्वर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब ये हो रहा है तो कोई नई प्रोडक्ट नहीं बन रही, बल्कि कन्वर्जन हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर हुई ना बात यहां तक? अब हम चलते हैं केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है ना, एक मटेरियल ऐसा जो कि किसी और फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसका रिएक्शन करवा दें तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी है, उस पे अगर आप आग लगाएं, तो क्या होगा? वो जो वुड है ना वो जल जाएगी, और जलने के बाद आपको क्या ऑब्टेन होगा? एशेज ऑब्टेन होंगे, ठीक है, राख जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको हीट एनर्जी मिलेगी, इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तमाम आपको जो है ना चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन होगी। इसका मतलब यह है कि लकड़ी ने अपने आप को टोटली कन्वर्ट कर लिया किसी और फॉर्म में, एशेस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो इस तरह का फुली कन्वर्जन होना ना, इसको हम कहते हैं, ये होता है केमिकल चेंज। यहां तक बातें अब क्लियर हो गई हैं। कहते हैं ये दोनों चेंजेस जब भी होते हैं ना, तो इसमें काम किसका होता है? काम होता है हीट एनर्जी का। या तो हीट जो है ना अब्जॉर्ब होती है, या तो हीट निकलती है। या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, या तो हीट निकलती है। जो मैंने आपको फिजिकल की एग्जांपल दी थी, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर पानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। और केमिकल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो हमने ये बात समझी थी, जब लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें उससे प्रोडक्ट मिलेगा हीट एनर्जी। तो वहां पर एनर्जी, हीट एनर्जी सिस्टम में से निकल रही है, तो हीट को इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हुई बातें क्लियर? अब आगे चलते हैं। हीट विच इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ दैट रिएक्शन। अब हम खास तौर पे ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को ही डील करेंगे। आगे जाके ये आ रहे हैं, हम देखेंगे भी इसको। कहते हैं कि जो है ना, जब हीट इवॉल्व होगी, या फिर इवॉल्व होगी, निकलेगी, या फिर एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से अपने अंदर, रिएक्टेंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम कहेंगे यह हीट ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जीज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम पहले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप एक काम करें, इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स पढ़ लिए ना हमने, एक एक बार उनको सुन के आ जाएं। जब आप सुनते आएंगे आएंगे उनको, तो आपके ना जहन में बेटर अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो इस लेक्चर तक जब जब तक आप पहुंचेंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी।
तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसमें क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के डिटेल से लेक्चर्स हैं। और इस एंड स्क्रीन पर भी ना जब वीडियो खत्म होगी वहां पर भी आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग का रिएक्शन लेक्चर, इसके अलावा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब हमने किया था उसका लेक्चर, और इंथैल्पी का लेक्चर, वो भी आपको मैं वहां पर दे दूंगा। तो आपने जाके एक बार जरूर सुन लेना है। और ऊपर आई बटन में भी आपको ये लिंक शो हो रहे होंगे इन लेक्चर्स के, एक एक बार सुन लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर होना शुरू हो जाएगी, दिमाग में बातें आना शुरू हो जाएंगी। तो जब तक इस लेक्चर में पहुंचेंगे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये सारी बातें ना डिटेल से पहले लेक्चरों में डिस्कस करके आ चुका हूँ। बहरहाल अब हम दोबारा आते हैं अपनी बात पे। ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा कि जब हीट एनर्जी जो है ना इवॉल्व होगी, रिएक्शन होने के दौरान हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे कि यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। While those in which heat energy is absorbed are called endothermic reaction। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू होगी, ठीक है, सिस्टम के अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी, इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो टर्म्स तो याद हो जाएंगी, एक्सो निकलना, एंडो एंटर होना। एक्सो निकलना, हीट का बाहर निकलना, एंडो सिस्टम के अंदर हीट का एंटर होना। बस याद कर लें इस फिगर को, एक्सो एंडो करके याद कर लें इसको। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? हीट विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोस टू द सराउंडिंग। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकल रही है, हीट कहां पर जा रही है? सराउंडिंग में आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, सराउंडिंग में, ठीक है। एंड द कंटेनर इन विच सच रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट गेट्स हॉट। तो जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है वो गर्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपली आप समझें, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ना बात की थी, चाय बनाने का तरीका हमने सीखा था। उसमें मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो केटल है ना, जिसके अंदर हम चाय बना रहे हैं, उसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे, उसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, उसके अंदर हम टी लीव्स या फिर टी पाउडर ऐड करेंगे, ये सब चीजें हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी? चाय बनेगी। वो रिएक्टेंट्स, उनकी फॉर्मेशन कुछ और थी, जब वो प्रोडक्ट बनी है तो उनकी फॉर्मेशन अब कुछ और हो गई है, एक हुआ केमिकल चेंज। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे ये है केमिकल चेंज, इसमें रिएक्टेंट्स कुछ और हो और प्रोडक्ट हमें कुछ और ऑब्टेन्ड हो। तो कहता है इस तरह के रिएक्शन में क्या होगा? बाहर हीट भी निकलेगी, ठीक है, चाय गर्म है तो थोड़ी देर बाद ठंडी करके ही पियेंगे ना हम, तो उसमें से हीट बाहर निकल जाएगी। जब हीट उसमें से बाहर निकल गया, चाय भी ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना? ओके, इस तरह में होगा ये कि जिस कंटेनर में ये काम हो रहा है ना, तो वो कंटेनर भी हमारा गर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें चाय बन रही है कंटेनर भी हमारा गर्म हो जाएगा। इस तरह समझने की कोशिश करेंगे ना चीजों को आप, तो फिर रियल लाइफ एग्जांपल से तो फिर समझना आसान हो जाएगा। ओके, कन्वर्सली इसके मुकाबले में अगर हम देखें, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। कि हीट का एब्जॉर्ब होना सराउंडिंग में से, वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कंटेनर का जिसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स को। जिस तरह हमने बात की थी ना एक्सोथर्मिक में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है एंडोथर्मिक के अंदर। ये रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर 2H2 प्लस O2 रिजल्टिंग 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों है रिएक्टेंट्स। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है वो बन रहा है वाटर, और वो क्या है? इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट लिक्विड है। और ये दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? ये दोनों गैसेस हैं। तो गैसेस आपस में मिली हैं तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसका नाम है वाटर, और वो लिक्विड है। चलें, ये बातें तो पुरानी है, हम इनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन इजाफी एक चीज यहाँ पर क्या हुई है, प्लस का साइन डला हुआ है और साथ में एनर्जी की अमाउंट लिखी हुई है 571.6 किलो जॉल। ये क्या होगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। अब हो ये रहा है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट्स है ना, इनके आपस में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, O2 के बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे हैं, और 2H2 ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और इन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया है, और क्या बनाई है? एक प्रोडक्ट बनाई है। जब ये सब हुआ है ना, जब नई प्रोडक्ट बन गई, जब बॉन्ड्स बॉन्ड्स नए सिरे से जुड़ गए हैं और नई चीज बना दी उन्होंने, केमिकल चेंज हो रहा है ना, गौर करें, केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो साथ में हुआ ये कि इजाफी हीट एनर्जी है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर निकल गई है, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है। यानी कि हम इसको इस तरह बोले कि मिस्ट्री की जुबान में, कि जो सराउंडिंग के अंदर, सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर दाखिल हुई है। जब सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर हीट एनर्जी दाखिल होगी तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एग्जिट। याद आ रहा है? एग्जिट, सराउंडिंग में एग्जिट हो रही है, निकल रही है, सिस्टम में से निकल रही है, सराउंडिंग के अंदर आ रही है, इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बात? ओके, यहां पर ना प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हीट एनर्जी निकल के अब ना सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर आ गई। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर आपने लेक्चर सुना हुआ इससे पहले वाला इंथैल्पी का, तो वहां पर हमने समझा था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एनर्जी सिस्टम में से सराउंडिंग में है, तो इंथैल्पी की वैल्यू हम लिखते हैं नेगेटिव के अंदर। ठीक है बात? ये प्लस साइन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि सिस्टम में से हीट एनर्जी आ चुकी है। साथ में ये जब रिएक्टेंट्स मिले हैं ना,
तो प्रोडक्ट में सिर्फ वाटर नहीं बना, बल्कि साथ साथ इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी बनी है। और जब ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बनी है तो ये सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर आ गई। तो सराउंडिंग में अंदर जब एनर्जी आती है तो वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसकी एंथैल्पी की वैल्यू होती है नेगेटिव के अंदर। बस इन बातों को याद करें। कहते हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर हमसे कोई ये कहे कि यार वाटर तो हमारे पास है, लेकिन तुम एक काम करो, इस वाटर से ना हाइड्रोजन गैस बना दो और ऑक्सीजन गैस बना दो। अच्छा, बजाहिर तो आपको यही लगेगा कि यार 2H2 तो हमारे पास है, तो हम क्यों ना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना दें। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस वाटर के साथ साथ इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी चाहिए होगी। अगर आपके पास वाटर के साथ साथ 2H2O के साथ साथ इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, इसका मतलब यह है कि हम सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को दाखिल कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को फिर हम बोल देंगे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो रही है ना बात क्लियर अब, कि जब सिस्टम में से सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी तो वो होगी एग्जिट, तो इसको हम कह देंगे कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर लेंगे, इस तरह एरो यहां डाल दो, उल्टा कर लो इसको, तो फिर क्या होगा कि हम सराउंडिंग में से एनर्जी ले रहे हैं और सिस्टम के अंदर दाखिल कर रहे हैं, जिसकी बिना पर हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास है कौन सा रिएक्शन, ये हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर प्लस में आ जाएगी। चलें, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पर चलते हैं आगे। एक और एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं कब, वन सॉलिड कार्बन। कार्बन की ना जो फिजिकल स्टेट होती है ना, वो अमूमन हम इसको अगर हम सिर्फ कार्बन की बात करेंगे ना तो वो सॉलिड ही होती है। अगर वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में है या फिर वो CO2 की फॉर्म में है तो फिर वो गैसियस फॉर्म होती है। एज अ होल कार्बन जो है ना, उसकी नेचर क्या है, वो सॉलिड फॉर्म ही है। बहरहाल कार्बन कहता है जब वो रिएक्ट होगा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बात, लेकिन साथ साथ प्रोडक्ट में हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी आ रही है, जो कि इस पूरे सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर आ गई है। तो सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर हीट एनर्जी का एग्जिट होना कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी एंथैल्पी की वैल्यू आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि क्या होगी। आप कहेंगे कि इसकी एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर होगी। ओके, अगर मैं कहूंगा इसको उल्टा करना है तो आप कह देंगे चलो कोई मसला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एनर्जी सराउंडिंग में से सिस्टम में ऐड कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। और फिर इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे कि जब हमने सराउंडिंग में से एनर्जी को ली है तो और सिस्टम में दाखिल कराई है, तो इसको कह देंगे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एंथैल्पी की वैल्यू फिर पॉजिटिव में होगी। ओके, बोथ द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस। बिल्कुल ठीक है, हम पढ़ के आ चुके हैं ये दोनों रिएक्शंस जो हमने पढ़े हैं, वाटर वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक चेंज। अब यहाँ पर एक नई कहानी आ गई। अच्छा, वो कहानी अब क्या आ रही है, वो कहता है कि जो रिएक्शन है ना हाइड्रोजन का और आयोडीन का, जब ये आपस में रिएक्टेंट्स मिले हैं तो ये क्या हुआ, इन्होंने 2HI बनाई है, साथ में यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और 53 किलो जाउल ऑफ एनर्जी जो है ना वो इन्होंने एब्सॉर्ब किया अपने अंदर। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल बी डेल्टा एच। जब से सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर एनर्जी आएगी तो वो डेल्टा एच पॉजिटिव साइन में आएगी। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर। अब वो कंडीशंस बता रहा है कि हाइड्रोजन ना रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है सॉलिड आयोडीन से कब, कोई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, एंड 53.6 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। देखो यार, टेम्परेचर हम हाई कर रहे हैं ना, टेम्परेचर हाई हम किस तरह कर रहे हैं, हम बाहर से बाहर से इन रिएक्टेंट्स को, हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट एनर्जी दे रहे हैं। और कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 53.08 किलो जॉल एनर्जी दे रहे हैं। जब हमने इतनी एनर्जी इनको दे दी, फिर जाके रिजेक्शन हुआ है, और इसमें इस तरह के रिएक्शन को हम बोल रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर डेल्टा है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी का साइन क्या होगा, क्या होगा आपको पता है, मैं नहीं बता रहा, अब आपको पता है क्या होगा। चलो जी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NO इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। अब ये एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन N2 रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ। अब क्या हो रहा है, हमारे पास बन रहा है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन साथ में नेगेटिव में लिखा हुआ है 180.6। इसका मतलब नेगेटिव में लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि हमने सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को दाखिल किया है। तो ये तरीका हो गया, ये मिसाल हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंथैल्पी चेंज इसमें आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर।
ठीक है ना। इस नेगेटिव से नहीं घबराना, ये जो नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है और एंथैल्पी में पॉजिटिव आ रहा है, इससे नहीं घबराना। नेगेटिव रिएक्शन के अंदर उसी वक्त आएगा कि जब हमने खुद से हीट एनर्जी को दाखिल किया हो, ठीक है, सिस्टम के अंदर। और एंथैल्पी में पॉजिटिव आता है उसी दौरान जब हमने बाहर से सिस्टम के अंदर एनर्जी को दाखिल किया होगा। तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा तो एंथैल्पी के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बस जी, यहाँ तक बातें हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। कहता है आवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस डिपेंड हैवीली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन इट्स वेरियस फॉर्म। कहता है हम हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, वो टोटली डिपेंडेंट है एनर्जी की। ओके, एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। यहाँ पर ना मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा इसको, बस बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्या क्या एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक बात करें ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की, कि जो हम खाना खाते हैं, लेक्चर नंबर 1 हुआ था ना इसी चैप्टर का, तो वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी भी थी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। फिर वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जिससे हमारी बॉडी को हीट भी मिलती है, हमारी बॉडी वार्म रहती है। और इसके अलावा ये होता है कि उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम यूजफुल जितने भी हमारे रोजमर्रा के काम है ना उनको काम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, कहता है कि अगर हम लेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल, जैसे कि पेट्रोल का बर्न होना, गैसोलीन का बर्न होना, ठीक है, ये सारे कोल का बर्न होना, ये सब क्या हो रहा है, इनको हम बर्न कर रहे हैं, इनको हम जला रहे हैं। जलाने के बाद केमिकल रिएक्शन है ना ये। अगर हम पेट्रोल को जला रहे हैं तो क्या पेट्रोल जो लिक्विड स्टेट में होता है जलने के बाद भी लिक्विड रहेगा? आपका जवाब होगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेट्रोल जल रहा है, जलने की वजह से हमारे सिस्टम को हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। किसको हीट एनर्जी मिल रही है? हमारे गाड़ियों के इंजन को, बाइक्स के इंजन को एनर्जी मिल रही है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ साथ क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज होती जा रही है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वही उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी बिना पर हम क्या कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम्स में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसकी, इस तरह की। ओके, फूड वाली बात मैंने कर ली है। सच एज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। एक फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड कीप अस वार्म। तो जब हम बॉडी में इसको खा लेते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का फंक्शनिंग को कहते हैं। तो बॉडी हमारी फंक्शन करती है, तो इसी इसी चीजों से ये केमिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ये हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. A large portion of electricity is produced at power station by burning fuels such as natural gas, oils and coal. तो ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनके बर्न करने से ना क्या हो रहा है, पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर कंबशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। अब इनको जलाते हैं ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट एनर्जी से हम क्या कहते हैं, वो कहता है इस हीट एनर्जी से ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है कि वो एनर्जी जो है ना वो टर्बाइंस को घुमाने में काम करती है, तो टर्बाइंस घूमते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कहता है while driving a vehicle it is combustion of petrol और डीजल that give off energy and drives it forward। मैं आपको बता चुका हूँ पहले सारी बातें ये, कि हम गाड़ियां चला रहे होते हैं तो वो किस तरह होती है, हमारा जो पेट्रोल डलवाते हैं ना बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर, तो वो फिर बर्न होता है, जलता है। जलने की वजह से इसको हीट फराम होती है, जब उसको हीट मिलती है तो फिर हमारे व्हीकल्स काम करते हैं, चलना शुरू होते हैं। तो वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट इज दैट द फायरवर्क। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हम एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो इसमें कहते हैं एग्जांपल और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कि अच्छा आपको पता लग रहा है ना कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम बात करें ना बर्निंग शर्निंग की, तो बर्निंग से हो क्या रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, बर्निंग से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, हमारा इंजन गर्म हो रहा है ना जब पेट्रोल जला रहे हैं हम। तो ये जब सिस्टम में से निकले हीट एनर्जी बाहर, क्या कहेंगे, एग्जिट, बाहर एग्जिट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये बातों को ध्यान में लेके चल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं हम सारे यहाँ पर ये। तो फायरवर्क्स की भी एग्जांपल दिया उसने, कहता फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड। कहता फायरवर्क्स जो है ना वो बनाते हैं, उनकी वजह से बनता है क्या, हीट एनर्जी बनती है, लाइट एनर्जी बनती है, देखें रोशनियां नजर आ रही है ना यहाँ पर, और साथ साथ साउंड एनर्जी बनती है। आतिशबाजी देखी होगी अक्सर आपने, शोज वगैरह होते हैं, न्यू ईयर पे आतिशबाजी होती है, या फिर 14 अगस्त वगैरह पे। तो जब अगर आपने लाइव देखी है तो आपको आराम से लाइटनिंग भी शो हो रही होती होगी, इसकी साउंड एनर्जी भी फील हो रही होती होगी। अगर आप थोड़े करीब हैं इसको तो आपको इसमें से हीट एनर्जी भी निकलती हुई शो हो रही होगी। जब हीट एनर्जी निकल रही है ना इनके बर्निंग होने पर, तो ये एग्जांपल खुद ब खुद बन चुकी है एक्सोथर्मिक की। कहता है डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न। मेटल्स के बने हुए सॉल्ट, मेटल्स के बने हुए सॉल्ट, ठीक है, वो अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न। जब ये इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ होते हैं केमिकल जो कि ना ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ भी लेंगे इसको, काफी डिटेल से टॉपिक है ये। कहता है ये जब इनका बर्निंग होती है ना, ये जलते हैं तो हमें ना मुख्तलिफ कलर शो होते हैं। बस इतनी सी बात है जो कि यहाँ पर फायरवर्क में हो रहा है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से ही ना होता ये है एक्चुअली कि ना जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट हो रहे होते हैं ना मेटल सॉल्ट्स के साथ, तो वो उनकी बिना पर ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक एक फ्लेम मिल जाता है उनको, जिसकी वजह से फिर ये ऊपर आसमान की तरफ जाकर क्रैकर्स की फॉर्म में परफॉर्म करना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को पूरा करेंगे फिर ही जाके एंड पे ना इनको खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने अगली बातों पर। अच्छा जी, अभी तक हमने ये बात कर ली है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो दो तरह के होंगे। या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक का मतलब भी पता लग गया आपको, एंडोथर्मिक का मतलब भी पता लग गया आपको। लेकिन एक्चुअली होता क्या है इस रिएक्शन के दरमियान में, किसी भी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें रिएक्टेंट्स हैं उसमें प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स में ऐसा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या हो रहा है कि हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो अगले कुछ मिनट्स के अंदर ना हम यही बात सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अ केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो बात बिल्कुल एक जर्नल सी है। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, वो रिएक्टेंट्स ऐसे ही नहीं आपस में फिजिकली जुड़ जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि ना एक रिएक्टेंट एक हाथ में है दूसरा रिएक्टेंट दूसरे हाथ में है, जोर से भाई ने पुश किया उसको और वो है ना प्रोडक्ट बना दी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं होता। केमिकल रिएक्शन होता है कि आप रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए सिरे से बॉन्ड अरेंज होंगे। जब नए सिरे से बॉन्ड अरेंज होंगे तो प्रोडक्ट हमारी डिफरेंट होगी फ्रॉम दी रिएक्टेंट्स, जिसकी बिना पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर दो लफ्ज हम देख रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग जो कि रिएक्टेंट्स में होगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि होगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड O2 फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। एक जनरल रिएक्शन अभी ऊपर देख के आए थे 2H2 प्लस O2 का, जिसमें 2H2O बन रहा था। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स वाली साइड में ये दो चीजें हैं, 2H2 प्लस O2, और प्रोडक्ट वाली साइड में हमारे पास 2H2O। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर जो हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल्स है ना, इन्होंने टूट रहे हैं। और यहाँ पर O2 के जो मॉलिक्यूल है, इसके भी बॉन्ड जो इसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग हुई है ना, उसने भी टूटना है। जब ये टूटेंगे तो फिर अपने आप को रीअरेंज करेंगे और नए सिरे से बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट 2H2O बनेगी। अच्छा, अब ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा इन्होंने ना समझाया हुआ है। अब हम समझते जाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये ना, इसको अगर गौर से देखें हम तो ये लिखा हुआ है 2H2। ठीक है, तो टू टू सर क्या होता है, 4 होता है। तो 2H2 हमारे पास ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। लेकिन अगर इसके हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ तक बात समझ आ गई ना। इसी तरह हम देखें अगर O2 को, ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास O बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है इसको तो। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन के, 2 हैं। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। ठीक है, रिएक्टर्स वाले हम बातें डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल कौन सा है और जब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो फिर वो किस तरह। अगले स्टेप पे चलते हैं। These atoms of hydrogen then form bonds with oxygen atom to form two molecules of gaseous H2O। बिल्कुल, कहता है ये जो 2H2O है ना, ये बॉन्ड बनाएगा O2 के साथ। रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2H2O बनेगी। ये हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। और जो H2O बनेगा, ये इसकी जो फिजिकल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट, वो है लिक्विड। यहाँ पर हम देखते हैं ये रिएक्शन बताया हुआ है 4H, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है ना, यहाँ देख के आ गए थे ना। सो गौर से देखें जरा, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। इसको भी आप देखें नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन कितने हैं, वो 2 हैं। तो 4H एटम्स की फॉर्म में और 2O एटम्स की फॉर्म में। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह का नहीं होता, रिएक्शन ना इस तरह होता है, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरह बॉन्ड्स टूटे हैं और किस तरह नए बॉन्ड्स बने हैं, ये जज करने के लिए कि हमारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये देखते हैं हम 4H और 2O, ये नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पर कितने थे, 2H2O थे ना, एक H2O को जिक्र कर लिया हमने। एक और H2O की बात करेंगे हम, वही ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज के लिए आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पर ये डॉट 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 क्या आ रहे हैं।
अगर तो आप पुराने लेक्चर्स पढ़ते आ रहे हैं ना मेरे, खास तौर पर चैप्टर नंबर 3 जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग समझी थी, तो वहां पर मैंने आपको जिक्र किया था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और ये भी बताया था कि ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड किया, एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड किया। तो रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 4। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इन्होंने यहाँ पर शो किए हुए हैं 4 डॉट्स की फॉर्म। तो बस इतनी बात अभी रखें, चैप्टर नंबर 3 सुन लिएगा अगर मजीद आपने डिटेल समझनी है बॉन्डिंग की। बहरहाल ये बात हमारी क्लियर होगी। आगे पढ़ते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड O2 एब्सॉर्ब एनर्जी। ये बात असल आपको समझने वाली है। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आ गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, 2H2 प्लस O2 को, ऐसी क्या मुसीबत हो गई है कि उन्होंने वाटर बनाना ही बनाना है। वो ये है कि इनको सराउंडिंग से, इनको अपने इर्द गिर्द से एक किस्म की एनर्जी मिली है। जब उनको वो एनर्जी मिली ना, तो उनके बॉन्ड जो है ना वो इतना रेजिस्ट कर ही नहीं पाए उस एनर्जी को, जिसकी बिना पर उनके बॉन्ड टूट गए। ठीक है, उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने बॉन्ड्स को तोड़ दिया। किन्होंने? ये H2 ने, ये वाला, और O2 ने। ठीक है, इनके जो बॉन्डिंग बॉन्ड्स है ना वो टूट गए। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड तोड़े ना उन्होंने, तो इसको हम कह देंगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिल्कुल, कितनी बार तो पढ़ के आ चुके हैं हम के एंडोथर्मिक है। कितनी बार हम पढ़ के आ चुके हैं कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है। एंडो, हीट का एंटर होना। सिस्टम क्या है? H2O2, ये सिस्टम है, इसके अंदर हीट एंटर होगी, तो फिर क्या होगा? ये हीट एंटर होना, तो ये हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। व्हाइल मेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन H एंड O इवॉल्व एनर्जी। अब जब यही रिएक्टेंट वाली साइड, जिन्होंने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एंडोथर्मिक प्रोसेस बनाया, अब होगा ये, जब उनके बॉन्ड टूटेंगे ना, तो फिर दोबारा से रीअरेंज होंगे, दोबारा से बनेंगे। और जब दोबारा से बनेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी। जब प्रोडक्ट वाली साइड पे हम बात करेंगे, तो जब ये प्रोडक्ट बन रही होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, तो उस टाइम ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। जब एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम से एग्जिट होगी, तो इस तरह के प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन सच दैट ऑफ H2। ठीक है, ये जो H2 है ना, यहाँ पर अगर हम देखें, काफी गंद मच गया, इधर हम जरा गौर करें। ये H2 जो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है ना, ये बहुत वीक है। ये वीक है तो ये टूटे हैं ना, ठीक है, ये वीक है तो टूटे हैं। हेंस लेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन द सिस्टम। अब खुद मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, हमने दो तरह की चीजों को तोड़ना है। अब फर्क सिर्फ ये है, एक तरफ मेरे हाथ में एक छोटा सा बारीक सा ना प्लास्टिक का बना हुआ बॉल पॉइंट है जो कि हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे मेरे हाथ में ना एक मेटल का बहुत बड़ा एक ब्लॉक है। तो मुझे आप ये बताएं कि मुझे अगर एक जैसी मैं फोर्स लगाऊंगा दोनों पर, तो पेन जल्दी टूटेगा या फिर वो मेटल का ब्लॉक जल्दी टूटेगा? तो आपका जवाब होगा यार जो हल्की सी चीज है ना, जिसमें वीकर बॉन्डिंग है, जो कि वीक है इटसेल्फ, वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो कम अमाउंट में एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जो मैंने फिजिकली उस पर फोर्स लगाई है, कम अमाउंट में वो अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और फिर जाके वो टूट जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है ना बहुत वीक होते हैं, तो कम एनर्जी उसको मिली है, जिसकी बिना पर वो उसके बॉन्ड्स टूट गए हैं। तो वही बात कर रहे हैं, लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द सिस्टम, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। while the bonds which are formed in water molecules are stronger। अब ये जो वाटर बन रहा है ना प्रोडक्ट वाली साइड पर, यहाँ के यहाँ के इस तरफ जो बॉन्डिंग हुई है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये वाली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक होगी बात, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ना, ये वीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाली बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है। ठीक है, चलो। while the bond form which are formed in the water molecule are stronger and thus greater energy is evolved। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उस दौरान एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हेंस द एनर्जी व्हिच इज इवॉल्व इन मोर देन एनर्जी व्हिच इज एब्जॉर्ब। तो अगर हम ये कंक्लूड करें बात को कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, अगर उससे ज्यादा निकल जाए बाहर सिस्टम में से, तो फिर क्या होगा? द ओवरऑल रिएक्शन इज थस एक्सोथर्मिक। तो फिर ये पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो हमने टोटल जो हीट कंटेंट था ना, जितना अब्सॉर्ब किया उससे ज्यादा रिलीज कर दिया, बॉन्ड
ब्रेक होने के टाइम पे जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के टाइम पर उससे ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो इस तरह के केस को हम बोल देंगे ये एक्सोथर्मिक सिस्टम में से एनर्जी निकल गई है, सराउंडिंग में चली गई है। तो थोड़ी सी ना हमने कैलकुलेशंस दी हुई हैं, आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगे इन वैल्यूज को ना। कहता है कि ये H2 है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2H, बिल्कुल ठीक है। तो जब H2 के बॉन्ड्स टूटे हैं, जब ये H बॉन्ड H, जब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड जब ये टूटा है, तो कितने अमाउंट में एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, 435 किलो जॉल पर मोल। कितनी एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब की है, एंटर हुई है सिस्टम में, एंडोथर्मिक बोलते हैं। ओके, अगली बात करते हैं O2 की। ये जो O डबल बॉन्ड O, अगर इस तरह हम बात करें, तो ये वाले जो बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, फिर ये बॉन्ड तोड़े हैं, तो कितनी अमाउंट में, 498 किलो जॉल पर मोल, ये इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, फिर जाके इसके बॉन्ड टूटे हैं। तो ये प्रोसेस सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर हुई है, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जब वाटर बन रहा था प्रोडक्ट वाली साइड में, तो ये O और H ये दोनों आपस में मिले हैं, ठीक है, इस तरह देखें ना, ये देखें आप, ये मिले हैं आपस में, O और H। जब ये आपस में मिले हैं, तो यहाँ पर 484 किलो जॉल पर मोल, इतनी जो एनर्जी है ना, उन्होंने वो रिलीज की है, किसमें, सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में। तो ये प्रोसेस हो गया, एनर्जी निकल गई सिस्टम में से, तो ये प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक। ये पहले वाले दो स्टेप जो थे ना, ये क्या थे, ये रिएक्टेंट वाली साइड थी जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट वाली साइड थी जिसमें बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही है। वैल्यूज बस याद करते जाइएगा। ये प्लस माइनस वाला क्या केस है, ये अभी हम ऊपर जिक्र करके आ चुके हैं इसी लेक्चर में। Since 2 moles of H2 take part in the reactions, the total energy absorbed in the reaction। अब देखें, बात सुने, यहाँ पर हम सिंपल बात कर रहे हैं ना, H2 की, O2 की और OH की। लेकिन H2 हमारे पास इस तरह नहीं है, H2 हमारे पास 2H2 की फॉर्म में है, ऐसे ही है ना। और जो प्रोडक्ट बन रही है वो 2H2O की फॉर्म में बन रही है। नंबर ऑफ मोल्स दो है, नंबर ऑफ मोल्स दो है। अगर कहते हैं, अगर हम इस तरह देखें ना नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हुए, तो फिर हमारा केस क्या बनता है, हम कहते हैं कि 2H2, नंबर ऑफ एटम्स 4, ठीक है। जब ये 2H2 एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट किए और फिर इनके बॉन्ड्स टूटे, तो फिर इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी। सिमिलरली इसने भी इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, कब, रिएक्टेंट वाली साइड पे जहां पर हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो टोटल एनर्जी इनके पास बन गई है 1368, 1368 किलो जॉल पर मोल, जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की अपने अंदर। ठीक है, आ गई ना बात। अब देखिए, इट मीन्स 1368 किलो जॉल एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन 2 moles of H2 and 1 mole of O2 breaks their bonds। तो हमारे पास रिएक्शन इस तरह होता है, 2H2 प्लस O2 होता है। तो 2H2 टूटने में जो हमारे पास एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया वो इतनी है, और ये O2 के बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो इतनी है। अगर इस दोनों का हम सम अप कर लें, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1368, तो वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं। ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने 1368 किलो जॉल एनर्जी को क्या किया है, इतनी एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। अब प्रोडक्ट वाली साइड में वक्त आएगा कि हम एनर्जी को रिलीज भी करवाएं, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना, तो एनर्जी रिलीज भी होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, साइड इन्फॉर्मेशन खुद ही पढ़ सकते हैं, आसान से लिखी हुई है। कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड टूटने की एनर्जी H2 की 435 किलो जॉल पर मोल है। अभी देख के तो आए हैं यहाँ पर, हम कहीं देखा था यहाँ पर, चले खैर, पता नहीं देखा भी है कि नहीं, हाँ ये रहा, 435 किलो जॉल पर मोल लिखा हुआ है यहाँ पर, वही बातें पुरानी लिखी है। वाइल दैट ऑफ O2 इज 498 किलो जॉल पर मोल। तो कहता है एंड O2 का बॉन्ड जो टूटने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना O2, वो इतनी करेगा, 498 किलो जॉल पर मोल। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ 1OH, जब OH का बॉन्ड बन रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये H होता है, ये O है, ये H है, ये H है, वाटर बना दिया ना मैंने, H2O बना दिया ना मैंने, ये वाला, हाँ आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये O और H, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसकी एनर्जी होती है 484 किलो जॉल पर मोल। तो ठीक है ना यहाँ पर बात। चलते हैं जी आगे। यहाँ पर ये कहता है टोटल एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 4OH बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 4 OH हैं। अच्छा वो कैसे, ये देखें, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ा गंदा हो गया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, ये एक H2O हो गया, और यहाँ पर देखें ये भी H और ये भी H, ये हो गया 2H2O। क्या बन गया, 2H2O, यही बनाना है हमने, 2 मोल्स ही बनाने हैं H2O के। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है, हो गए हैं 4 OH के बॉन्ड।
आपका जवाब होना है बिल्कुल, 4 हो गए हैं OH के बॉन्ड। अच्छा जी, 2O+4H बन गया, रिजल्टिंग हमारे पास 2H2O। ये एटम्स टू एटम्स बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो है इन्होंने पूरे ओवरऑल रिएक्शन में जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, वो है 1936 किलो जॉल। ठीक है, इतनी एनर्जी है जो इन्होंने एब्जॉर्ब की है पर ये बॉन्ड टूटे। अच्छा, लेकिन ना एक बात और देखें हम यहाँ पर, अब वक्त आएगा प्रोडक्ट बनेंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे। वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये अब हमने देखना है। यहाँ पर अभी हम पढ़ के आए हैं ना, 1368, इतनी एनर्जी जो है वो बॉन्ड जब टूटे हैं उतनी इन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब की है। अच्छा, यहाँ पर देखें 1936, ये वो एनर्जी है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ना, यहाँ पर 2H2O में यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, उस टाइम कितनी इन्वायरमेंट में एनर्जी इन्होंने रिलीज की है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। यहाँ आप देख के आए हैं ना, एक्सोथर्मिक में क्या लिखा होता है, यहाँ पर देखें माइनस लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक में भी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ था ये, इसकी बिना पर यहाँ पर माइनस लिखा है। और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो H2O ने कितनी एनर्जी रिलीज की है बॉन्ड बनाते बनाते, तो वो एनर्जी जो है ना वो है 1936। अब हम दो वैल्यूज याद रखेंगे। नंबर वन, हमें एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1368, जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है रिएक्टेंट्स ने। एक वैल्यू हम याद करेंगे 1936, ये वो वैल्यू है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम में से बाहर निकली है। ठीक है, तो बाहर निकलने वाली एनर्जी आप देख रहे हैं ज्यादा नहीं हो गई, 1936 वो है जो कि बाहर निकली है, एग्जिट हुई है, एक्सोथर्मिक हुई है। और 1368 वो एनर्जी है जो कि सिस्टम में आई थी, एब्जॉर्ब हुई थी। तो ये बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई। जब बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो चलो वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, थोड़ी सी बातें रह गई हैं, खत्म करते हैं इसको। अब मेरे ख्याल से बहुत समझा दिया, समझा ही गया होगा, बस खत्म ही हो रहा है लेक्चर ये। दिस इज द एनर्जी इवॉल्व व्हेन 2 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म फ्रॉम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बातें ठीक है, 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और ना 2 मोल्स हमारे पास, 4 मोल्स हाइड्रोजन के, 2 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। थस द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, द एनर्जी इवॉल्व विल बी 968 किलो जॉल पर मोल। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि हम ये 2H2O बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई है वन, वो है 1936। अगर हम बात करें 2H2O की बजाय 1H2O की, सिंपल H2O की, तो हम सिंपल ये कर देंगे 1936 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, तो 968 बनता है। तो ये हमारे पास आ गया। 2H2O की जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इतनी है, और 1H2O बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इतनी है। हाफ कर लेना, इसका सिंपल सी बात है। Hence, the overall energy evolved in this reaction is -1936 plus 1368। माइनस क्यों है? एक्सोथर्मिक की वजह से। प्लस क्यों है यहाँ पर? एंडोथर्मिक की वजह से। ये एनर्जी वो है जो कि सिस्टम ने बाहर निकाल दी, ये एनर्जी वो है जो कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब की थी। ये एनर्जी वो है जो कि सिस्टम ने बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बाहर निकाली है, और ये एनर्जी वो है जो कि सिस्टम ने बॉन्ड ब्रेक होने की वजह टाइम पर एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना आ गया? -568 किलो जूल का फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए, 2H2O के लिए हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आया है, यानी कि आ गया लफ्ज वो याद आपको, चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी जो पिछले लेक्चर में पढ़ के आया ना, वो यहाँ पर इसका काम आ गया। तो चेंज इन इंथैल्पी हमारे पास आया -568 किलो जॉल, किसके लिए? 2H2O के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, 2H2 प्लस O2, 2H2O हो गया। ठीक है, जब 2H2O बने तो टोटल हमारे पास एनर्जी कितनी है? 568 किलो जॉल पर मोल। 2H2O बनते वक्त ये हम कर रहे थे ना, तो टू रिएक्ट करा रहे थे, तो 2H2O बनते वक्त साथ साथ इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इन्वायरमेंट में शामिल हो गई। तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है। हम अक्सर रिएक्शन नहीं करते कि कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं आग जलाई है हमने, आग जलाने के बाद हमने लकड़ी से आग जलाई है, तो उस लकड़ी से हमें एशेज ऑब्टेन हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुई है, वाटर ऑब्टेन हुआ है, साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस हीट भी ऑब्टेन हुई है। तो जो हीट है ना, प्लस के साथ में लिख रहे हैं ना हम उसको, तो इसलिए यहाँ पर ना प्लस डला हुआ है। ठीक है, तो कोई परेशान नहीं होना है, प्लस क्यों है यहाँ पर? प्लस एनर्जी है। लेकिन इस जो प्लस एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट्स के साथ जो प्रोडक्ट बनी है वो ये दोनों प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, 1+2 ये प्रोडक्ट्स बनी है। ठीक है, 1+1 कर लेता हूँ, ये दो प्रोडक्ट्स बनी है। लेकिन इसका साइन इंथैल्पी का माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बस हो गई बात क्लियर हमारी। ये बात पहले भी मैं क्लियर कर दी थी मैंने कि रिएक्शन जब हम प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं ना, उस टाइम हम प्लस ही डालते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट भी बनी है। लेकिन जब हम इंथैल्पी का जिक्र करते हैं तो उस टाइम हम फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एडजस्ट करते हैं कि रिएक्शन आया एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है।
तो जब एक्सोथर्मिक हुआ तो हमारे पास नेगेटिव में एंथैल्पी आ गई है। आखिरी बात रह गई है, फिर ये लेक्चर भी खत्म हो रहा है, फिर लेक्चर खत्म नहीं हो रहा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करने साथ साथ। The enthalpy change for the formation of two moles. Enthalpy change delta H for the formation. ठीक है, enthalpy of formation क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, दो मोल्स ऑफ गैसियस वाटर। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई है, गैसियस वाटर। ये जो 2H2O बन रहा है ना, पानी बन रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बन रहा बल्कि गैसियस फॉर्म में बन रहा है। पानी की कंडीशंस हो सकती है ना तीन तरह की, पानी गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, पानी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और पानी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो गैसियस वाटर बन रहा है, thus -568 किलो जॉल। सो द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर विल बी। तो टोटल एंथैल्पी चेंज की अगर हम बात कर लें, ये 2H2O का एंथैल्पी चेंज इतना है। अगर हम एक की बात करें, टू हटा दें, सिर्फ H2O की बात करें, तो हम 568 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो रिजल्टिंग हमारे पास एंथैल्पी चेंज फॉर H2O, H2O के लिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज इतना आ जाएगा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर इज -284.3 विच इज क्वाइट क्लोज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम सेम है। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई कि जब भी हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 ये जब आपस में मिलेंगे, दो तरह के गैसियस रिएक्टेंट्स, तो ये रिजल्टिंग में 2H2O ही बनाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक ही होगा, क्योंकि हमारे पास 2H2O बनने के साथ साथ एक और प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है, वो है 568 किलो जॉल एनर्जी। ठीक है, इतनी हमें ऑब्टेन हो रही है, मतलब है कि सराउंडिंग में दाखिल हो रही है, एग्जिट हो रही है, सिस्टम से बाहर निकल रही है। इसकी बिना पर हमने एंथैल्पी का साइन माइनस में लगा दिया। तो मैंने बहुत अच्छी डिस्कशन किया मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो कुछ समझाने वाली बातें थी सब समझा दी हैं, जितना कंसेप्ट बना सकता था मैंने बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पसंद आई हो। अच्छा, अब हमने ना पूरा ये टॉपिक पढ़ लिया, काफी लेंथी टॉपिक हो गया ये। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, ये सब पढ़ा है। और ना ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज के हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास, नीचे देखें जरा, एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 4-5 क्वेश्चंस बन गए। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ और इनको करते हैं सॉल्व। अच्छा बच्चों, करते हैं क्वेश्चंस जो हमारे पास इसी लेक्चर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन थे। 3 एक जगह गिवन थे और 2 एक जगह गिवन थे, तो 5 क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली। मतलब समझाया तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ना केमिकल रिएक्शन अगर हम सोडियम सोडियम Na मेटल है, सोडियम का रिएक्शन अगर हम कराएं पानी के साथ, वाटर के साथ, तो ये इतना एग्रेसिव क्यों होता है, खतरनाक सा क्यों होता है। बता लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। व्हाई द केमिकल reaction between sodium metal and water proceeds violently। अब देते हैं जी इसका जवाब। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ना मुख्तसर सा जवाब लिख पाऊँ, बिल्कुल ना प्रिसाइज सा, ताकि आपको ना याद करने में भी कोई परेशानी ना हो। अगर मैं लिखवा दूं यहाँ बड़ा सा जवाब इसका, 2-3 रीजन देके, तो फिर आप याद करने में आपको मुश्किल होगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में ये, तो बस 2 नंबर के हिसाब से इसको हम लिखते हैं। तो जवाब देते हैं इसका, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम Na लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा सोडियम लिखना है, Na एंड H2O वाटर, सोडियम एंड वाटर इज वायलेंट, खतरनाक होता है। क्यों? बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली। सोडियम जो है ना वो एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है। अब क्यों, किस तरह करता है, प्रोड्यूसिंग, जो कि प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है क्या, प्रोड्यूसिंग हीट एंड हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसिंग हीट एंड हाइड्रोजन गैस। द हीट कैन इग्नाइट, दिस हीट लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, दिस हीट कैन इग्नाइट। वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना सोडियम, तो पानी से रिएक्ट होने के दौरान, तो वो हीट क्या करती है, इग्नाइट करती है, जला देती है किसको, हाइड्रोजन को, कॉजिंग
कॉजिंग एन एक्सप्लोजन। ओके। अच्छा, अक्सर ना मैंने ना मुझे याद पड़ता है कि जब मैं होता था, कोई काफी साल पहले की बात है, आप लोगों की तरह ही मैं ना मैट्रिक एफएससी का स्टूडेंट था, तो मैंने ना एक देखा था, अक्सर ना कोई गोरा था, वो उसकी वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, तो उसने छोटा सा ना सोडियम का पीस पकड़ा और ना किसी दरिया वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में ना फेंक दिया उसने। तो बड़ा हैवी सा धमाका सा फील हुआ था। तो उस टाइम तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो होता होगा। लेकिन फिर अब थोड़े अरसे बाद में फिर मैंने जब गौर किया ना इस बात पे, ऐसा होता क्यों है, तो बड़ा मजे की चीज है कि अब सोडियम जो है ना वो वायलेंटली रिएक्ट कर इसलिए कर रहा है क्योंकि ना जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उसके अंदर ना हीट प्रोड्यूस होती है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, H2O में से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब गैस के सामने अगर हम हीट लेंगे तो क्या होगा, धमाका ही होगा ना। बिल्कुल उसी तरह अगर हम चूल्हा जलाते हैं घर में तो गैस निकलती है उसमें से, तो वही गैस अगर उसके साथ में अगर हम माचिस की तीली जलाते हैं तो क्या होगा, वायलेंटली बिहेव करेगा, वो आग लग जाएगी। ठीक है, धमाका सा फील, धमाका तो एक्चुअली फील नहीं होगा क्योंकि नेचर ऑफ गैस डिफरेंट है ना, वो मीथेन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो लेकिन आप ये तो देखिए, कम से कम एक हीट पर जनरेट होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा ना कह लें कि अगर गैस ज्यादा फैल गई हो, अगर फर्स्ट करें, फिर अगर आज माचिस जलाते हैं आप, तो फिर क्या होगा, एक्सप्लोजन ही हो जाएगा, धमाका ही हो जाएगा एक हिसाब से। तो बहरहाल अगर रिलेट कर पाए हैं आप तो अच्छी बात है। बहरहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भाई सब हो गए हैं खत्म, खत्म शुद्ध। आपने लिख लिया था ना, साथ साथ नोट कर लिया था, तो अच्छी बात है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये पता नहीं क्या इसका कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि इज मेल्टिंग ऑफ आइस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। आइस का मेल्ट होना, बर्फ का पिघलना, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, उस टाइम तक आपके लिए टास्क है कि आप इसका आंसर सोच के रख लें। बहुत सिंपल है क्योंकि मैंने ये आइस वाली एग्जांपल तो बार बार दी है इस लेक्चर में, खास तौर पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। इज मेल्टिंग ऑफ आइस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। लो जी, जवाब सोच लिया। अगर जवाब सोच लिया तो खुद से लिख लो, नहीं सोच पाए हो तो मैं लिखवा देता हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक चेंज है। अच्छा जी, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ना अब आइस है ना, आइस क्या करेगी, सराउंडिंग में से हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। बाहर से सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर जब एनर्जी एंटर होती है तो हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज। पूरी वजह लिख लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने बताई है वही लिखवा देता हूँ यहाँ पर। बिकॉज आइस एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, टू टर्न, अपने आप को ढालने के लिए, टू टर्न इनटू वाटर। खत्म कहानी यहाँ तक। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स। क्या हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को घुमा सकते हैं, दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, कि एक बार रिएक्शन हो गया तो दोबारा से हम उस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं? इसका जवाब देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सोथर्मिक पता लग गया ना क्या होता है, इतना बड़ा लेक्चर सुन के आए हैं हम। एक्सो, हीट का निकल जाना सिस्टम में से। इस तरह का रिएक्शन कि जब हमारे पास प्रोडक्ट बन रही हो तो साथ साथ उसमें हीट एनर्जी भी निकल के इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में शामिल हो रही हो, तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद दोबारा इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की तरफ जा सकते हैं। तो वही बात पूछिए, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड। जवाब देते हैं इसका। जवाब हो सकता है इसका यस,
बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वजह भी क्या होगी इसकी? यस, एन एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी रिवर्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या हैं वो लिख लेते हैं। बट इट रिक्वायर्स, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए? एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू सप्लाई द हीट दैट वाज ओरिजिनली रिलीज्ड। देखिए, हम बात समझने की कोशिश करनी है अब आपने। जब रिएक्टेंट्स आपस में मिले हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटे हैं, फिर उन्होंने रीअरेंजिंग की है अपने बॉन्ड्स की, फिर नए प्रोडक्ट बनी है। तो प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में शामिल भी हो गई। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब हमने इसको रिवर्स करना है, दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने हैं। तो सिंपल, जो प्रोडक्ट हमारे पास है उससे हम रिएक्टेंट नहीं बना पाएंगे। हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए जो कि सिस्टम में से सराउंडिंग में निकल गई थी। सराउंडिंग में एनर्जी जो निकल गई थी ना, फर्ज करें 500 किलो जॉल एनर्जी निकल गई सराउंडिंग में, तो हम दोबारा से 500 किलो जॉल एनर्जी को पकड़ेंगे, उस प्रोडक्ट के साथ मिलाएंगे, फिर जाके उसको रिवर्स कर पाएंगे हम। तो अगर उसकी फिर ना हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स ले आएंगे कोई। तो कोई एनर्जी सोर्स जो कि 500, अगर 500 एनर्जी निकली है किसी सर्टेन रिएक्शन में मिसाल के तौर पे, तो उतनी एनर्जी दोबारा सप्लाई करते प्रोडक्ट को, फिर जाकर रिएक्टर में कन्वर्ट कर लेना इसको। तो उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ आ